हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में हूँ जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। जो भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि एनएचएम की हो गई, सीएचओ ग्रुप 5, आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की जो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो नर्सिंग के सभी जो भी भाई बहन तैयारियां कर रहे हैं तो लोग ज़रूर देखें, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो कि पहले के एग्ज़ाम्स में आ भी चुके हैं, तो एक बार आप लोग रिवीजन भी कर लीजिए। तो देखते हैं वीडियो में आगे की ओर, क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन एन एडल्ट। यानी कि इसमें ये आईसीपी के बारे में बात की जा रही है कि एक एडल्ट में जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो एक एडल्ट में कितना होता है आईसीपी, यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है एक एडल्ट में, वो है 5 से 15 mm ऑफ एससी, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा, 5 से 15 mm ऑफ एसजी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसके बढ़ने का जो लास्ट साइन है वो कौन सा है, यानी कि जो देर से दिखने वाला संकेत होता है वो कौन सा है। तो इसमें जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर दिखता है लास्ट साइन बढ़ने का, वो कौन सा है, वो है ब्रेडिकार्डिया, यानी कि इसका आंसर सी होगा, ब्रेडिकार्डिया। ये जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने का जो देर से साइन दिखता है वो ब्रेडिकार्डिया में दिखता है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डायग्नोजिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के निदान के लिए सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है। तो इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है, वो है सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेस पैक्ड टी वेव ऑन ईसीजी। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन ईसीजी पर उभरी हुई टी वेव उत्पन्न करता है। यानी कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके असंतुलन से ईसीजी की टी वेव उभरी हुई दिखने लगती है। तो वो कौन सा है, वो है हाइपरकैलेमिया, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, हाइपरकैलेमिया। अगर ब्लड में पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है तो ईसीजी का जो टी वेव है वो उत्पन्न हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोलेजन सिंथेसिस। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो घाव भरने का फेज है वो किस फेज में कोलेजन सिंथेसिस होता है। तो वुंड हीलिंग के किस स्टेज पे, फेज पे जो कोलेजन सिंथेसिस होता है वो है प्रोफाइली फिब्रेटिव फेज, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा,
प्रोलीफाइब्रेटिव फेज। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि इसमें यह बताना है कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग है जो ग्लूकोज के पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि इसमें नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा भाग है जो ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीटल पोजीशन इज कंसिडर्ड मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें फीटल की कौन सी पोजीशन सबसे अच्छी है, मतलब कि सबसे अनुकूल कौन सी पोजीशन मानी जाती है फीटल की नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे। तो वो है वटक्स पोजीशन। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, वटक्स प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर सी है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ड्यूरिंग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि एनाफाइलैक्सिस के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है। तो एनाफाइलैक्सिस के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है, वो है एपिनेफ्रिन। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो एनाफाइलैक्सिस के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ शॉक इज कॉज्ड बाय सीवियर ब्लड लॉस। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें किस प्रकार का शॉक होगा, मतलब किस प्रकार का शॉक कहलाता है अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस हुआ हो। तो सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तो कौन सा शॉक होगा, वो है हाइपोवोलेमिक शॉक। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके निदान के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो कौन सा है। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, वो है स्पुटम कल्चर। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। स्पुटम कल्चर, इसका राइट आंसर सी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल। तो इसमें ये कह रहा है कि एक एडल्ट फीमेल है उसका जो हीमोग्लोबिन है उसका नॉर्मल लेवल क्या होगा। यानी कि एक एडल्ट फीमेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल क्या होगा। तो कितना होना चाहिए एक एडल्ट में नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो वो है 12 से 16 ग्राम पर लीटर। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा।
और अगर इसमें से कम होता है हीमोग्लोबिन तो उसे हम एनीमिया की कंडीशन में रखेंगे। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो एट बर्थ वैक्सीन लगती है वो कौन सी दी जाती है वैक्सीन एट बर्थ। तो एट बर्थ कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, वो है बीसीजी। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। बीसीजी जो है वो एट बर्थ बच्चे के जन्म के पश्चात दी जाती है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय अ पॉजिटिव मर्फी साइन। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो पॉजिटिव मर्फी साइन का संकेत है वो किस स्थिति को दर्शाता है। तो पॉजिटिव मर्फी साइन किस स्थिति को संकेत करता है, तो वो है कोलेसिस्टाइसिस। यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, कोलेसिस्टाइसिस। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि ओपियोइड की जो ओवरडोज के लिए एंटीडोट क्या दिया जाता है। यानी कि ओपियोइड की अधिक मात्रा अगर हो जाए तो उसके लिए एंटीडोट क्या देंगे, तो वो है नैलेक्सोन। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, नैलेक्सोन। नैलेक्सोन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि प्रसव के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो है ऑक्सीटोसिन। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो क्रोनिक किडनी डिसीज है उसका जो सामान्य कारण है वो क्या है। तो क्रोनिक किडनी डिसीज का जो कॉमन कॉज है वो क्या है, वो है डायबिटिक मेलाइटस। यानी कि इसका राइट आंसर बी है, डायबिटीज मेलाइटस जो है वो क्रोनिक किडनी डिसीज का कॉमन कॉज है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ सिफिलिस इज एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ चांक्र। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि सिफिलिस की किस अवस्था में चांक्र का फॉर्मेशन होता है। तो सिफिलिस की किस स्टेज पे चांक्र का फॉर्मेशन होता है, तो वो प्राइमरी स्टेज पे होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, प्राइमरी स्टेज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विथ चो-स्टैक साइन। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन चो-स्टैक संकेत से जुड़ा होता है, तो वो कौन सा साइन है? वो है हाइपोकैल्सीमिया। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, हाइपोकैल्सीमिया। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी विटामिन के कारण वर्निक्स इंसेफेलोपैथी का कारण बनती है। तो कौन सी विटामिन के कारण होता है? तो वो है विटामिन B1। तो इसका राइट आंसर बी होगा, विटामिन B1। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी। यानी कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? वो है परनीसियस एनीमिया। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, परनीसियस एनीमिया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सी है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कौन सी कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? वो है फेब्रॉयल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, फेब्रॉयल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। यानी कि ज्वर युक्त हेमोलाइटिक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर बी होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज एसोसिएटेड विथ द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स इन द पैंक्रियाज। यानी कि ये पूछा गया है कि कौन सा डायबिटीज है जो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स के विनाश से संबंधित है। तो वो कौन सा डायबिटीज है? वो है टाइप 1 डायबिटीज। यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, टाइप 1 डायबिटीज। ये पैंक्रियाज में बीटा सेल्स के विनाश का से संबंधित होता है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग स्टेटस इपिलेप्टिकस। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो स्टेटस इपिलेप्टिकस के इलाज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। यानी कि दौरे की, इसमें जो बात की जा रही है वो दौरे के इलाज की बात की जा रही है। तो इपिलेप्सी के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? तो वो है डाइजेपाम। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, डाइजेपाम जो है वो दौरे के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ये जो डाइजेपाम इंजेक्शन है, ये जो
दौरे को नियंत्रित करती है। इसीलिए एपिलेप्सी में डायजेपाम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, डायजेपाम। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कार्डियक एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए कौन सा कार्डियक एंजाइम विशिष्ट है। यानी कि इसमें स्पेसिफिक जो कार्डियक एंजाइम है वो कौन सा है, तो वो है ट्रोपोनिन। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, ट्रोपोनिन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें ये बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है, वो है सेरिबेलम। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो हमारे ब्रेन में संतुलन को बनाए रखता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। यानी कि इसमें आपका ये पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के समय हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी वर्जित होती है। यानी कि हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वो है एनालेप्रिल। यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा, एनालेप्रिल। ये जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हाइपरटेंसिव ड्रग। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस द प्लेसेंटा टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो यूट्रस के माध्यम से फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है, तो वो है IgG। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, IgG। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है उसका प्राथमिक कारण क्या है। तो किसकी कमी के कारण से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। इन दोनों की कमी की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी, बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। यानी कि इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो इसमें से कौन सी है, वो है MMR, मीजल्स मम्स रूबेला इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका राइट आंसर सी है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है,
विच कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इसमें ये पूछा गया है कि लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ करने से कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो अगर आप लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो वो है कुशिंग सिंड्रोम। यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, कुशिंग सिंड्रोम। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी इसमें मिस्टेक्स होंगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।